मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। बढ़िया मजेदार चैप्टर है, डायरेक्शन डिपेंडेंट चैप्टर। कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके इफेक्ट को देखा। अब मैग्नेटिज्म के बारे में बात होगी। मैग्नेटिक पूरी यूनिट एक साथ लेके चलेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और परमानेंट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जहां पर करंट आएगी और क्या फिनोमिनन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मूवेबल चार्ज और एक परमानेंट मैग्नेटिज्म, जो जैसे बार मैग्नेट और अर्थ का मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो पार्ट में है। पहला पार्ट है मूवेबल चार्ज की कहानी। क्या है मैग्नेटिज्म? अभी तक हम लोगों ने चार्ज के स्टैटिक बिहेवियर के बारे में बात की। क्या कहता है चार्ज का स्टैटिक बिहेवियर? कहता है कि भाई अगर चार्ज एट रेस्ट है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा करेगा, एनर्जी डेंसिटी पैदा करेगा। उस एनर्जी में कोई आएगा, ये होगा वो होगा, डाइपोल, ये दुनिया भर की चीजें हमने डिस्कशन की। फिर हम थोड़ा बहुत सर्किट के बारे में, कैपेसिटर और करंट के बारे में बात करते रहे। तो उस इफेक्ट को हमने अलग तरीके से देखा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी बेसिकली चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो स्टेशनरी था तब उसके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पूरा का पूरा मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल्स का। मूवेबल चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड पैदा होगी और वही फील्ड मूवेबल चार्ज पे फोर्स लगाएगी या करंट पे फोर्स लगाएगी। मूवेबल चार्ज मींस करंट। तो यहाँ इफेक्ट क्या है? अभी तक जब चार्ज एट रेस्ट था तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था। एग्जैक्टली सिमिलर बिहेवियर हो जाएगा जब चार्ज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक ही फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम अलग अलग ट्रीट करके देख रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रिस्पॉन्सिबल केवल एक ही चीज है, वो है चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना शो करने लगता है। और जब चार्ज मूवेबल होता है यानी करंट होती है, तब उस केस में वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगता है। तो बेसिक गेम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक डिफरेंस यही है कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और मूवेबल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी, और अगर चार्ज मूवेबल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। सारा फिनोमेना इसी पे। इसमें कई छोटे 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 आर्टिकल बनते हैं। मजेदार चैप्टर है, आर्टिकल स्टफ नहीं है। हाँ, डायरेक्शन डिपेंडेंसी है। ए क्रॉस बी का गेम बहुत तगड़ा है। तो ए क्रॉस बी का गेम आपको ध्यान रखना है, उसी के ऊपर बार बार डिस्कशन करना पड़ेगा। कि बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम सारे के सारे फॉर्मूले ए क्रॉस बी के रूप में याद रखेंगे। अब याद रख लेंगे, फॉर्मूला सिंपल तरीके से भी याद रख लेंगे, लेकिन बेसिक गेम ये है कि जो लोग डायरेक्शन डिपेंडेंसी को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे उनके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। फॉर्मूले इजी है, चीजें आसान है, बस सारा गेम फंसता है डायरेक्शन में और उनके ऊपर डिस्कशन के बाद। पहली बात जो आएगी वो ये आएगी कि मूवेबल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का रिस्पॉन्सिबल कौन है पीछे? मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के पीछे रीजन कौन है? मैग्नेटिज्म is a phenomenon due to movable charge. A moving charge produce magnetic field, and a magnetic field apply a force on moving charge, and magnetic field applies
मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूवेबल चार्ज। बड़ा सिंपल सी बात है, इसी के ऊपर हमको सारा डिस्कशन करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसी लाइंस हैं, क्या है, इन सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। पैदा होगी, किधर जाएगी, क्या होगी, ये सारे के सारे गेम हमें आइडिया में मिलेंगे धीरे धीरे, आर्टिकल दर आर्टिकल। तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड को शुरू में डिफाइन ना करें, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेशन है एक करंट। करंट बोलूं या मूवेबल चार्ज बोलूं, तो बेसिकली यही गेम है। एक करंट और मूवेबल चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हम सब वही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, लेकिन आसान होगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंपैरिजन में मैग्नेटिज्म इज इजी, और सभी लोग जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत रही हुई होगी उनको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। पीछे वाला पार्ट डेजी क्लास में हो तुम, डेजी देखो क्लास में नहीं है, मैंने समझाया भी था इन लोगों को। अब बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पिछला वाला जो छूट गया जाने दीजिए, तो बाद में रिवाइज करके अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस वाले चैप्टर को आसान कर लीजिए इसके बाद, क्योंकि ये एक बड़ी डोमेन है। मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी तो अलग है मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा एसी का अलग गेम है, लेकिन मैग्नेटिज्म और ईएमआई एक ही चैप्टर है। दोनों बड़ी यूनिट्स हैं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से, आईआईटी के हिसाब से, हर एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब मिस नहीं करनी, क्योंकि ये चैप्टर आसान है और एक बार में आ जाता है, ये सबको आ जाता है, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, करंट भी आसान है, करंट भी धीरे धीरे सबको आ ही जाती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे आप 2-3 बार पढ़ेंगे उसको तो अच्छे से वो भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं। जिन बच्चों को दिक्कत है उनकी बात कर रहा हूं, जिनको आ रहा है अच्छी बात। चलिए, सबसे पहली बात करेंगे करंट ड्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। पहला आर्टिकल यही, बाकी इसका इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसा वैसा किताबों में दे रखा होगा, आप उसको पढ़िए। लेकिन हम लोग जब धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमको पूरी मैग्नेटिक फील्ड का अपने आप ही सारा आइडिया हो जाएगा। हम तो पहला काम शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। कोई करंट दे रखी है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। बायो-सेवर्ट लॉ बताता है, जैसे कूलम्ब्स लॉ था वैसे यहाँ पर एक बायो-सेवर्ट लॉ है। क्या कहता है बायो-सेवर्ट लॉ? ये कहता है कि भाई एक करंट एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, कोई भी छोटा सा टुकड़ा करंट का एक एलिमेंट है। करंट एलिमेंट इज नोन एज आइडियल वेक्टर। क्या है आइडियल वेक्टर? छोटी सी, क्योंकि करंट तो स्केलर है, इसको एज ए वेक्टर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आइडियल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ along करंट। ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई भी क्वेश्चन पुट अप करें, करंट एलिमेंट क्या है, तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर के तरीके से ट्रीट करेंगे। तो कोई कहेगा सर करंट तो वेक्टर है नहीं। हाँ, तो करंट को वेक्टर नहीं लिया ना, करंट को इसीलिए वेक्टर नहीं लिया, करंट एलिमेंट को एलिमेंट, बेसिकली डीएल वेक्टर की है। लेकिन डीएल वेक्टर क्या है? छोटी सी लेंथ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जिधर करंट जा रही, उस वाले एलिमेंट को छोटा सा टुकड़ा मान लिया जाता है। तो करंट को हम वेक्टर नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं लेंथ को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, आइडियल। यही आगे चल के आइडियल की वैल्यू क्यूवी के बराबर हो जाएगी, चार्ज इनटू वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको बाद में देखेंगे। करंट एलिमेंट किसी भी करंट की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे
कोई भी पॉइंट पी दे रखा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी कितने लोग हैं? 27 लोग हैं, गायब है तो बच्चे। रुको 1 मिनट में मैसेज करूंगा, उनको डांटना जरूरी है, बहुत गड़बड़ है। अच्छा मजाक बना रखा। उत्कर्ष बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उत्कर्ष हो तुम क्लास में? तुम भी नहीं हो? उत्कर्ष तो रहता है। उत्कर्ष, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 27 बच्चे हैं ना, 27 नहीं मतलब 25 हो गए। उत्कर्ष तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मुझे भेज देना, मैं देखता हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तनु ज्वाइन, अच्छा अब लोग ज्वाइन कर रहा है मेरे अल्टीमेटम देने के बाद। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पोजीशन आर पे, जो कि एंगल थीटा पे होगी, लॉजिकल है, करंट एलिमेंट और पोजीशन के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ ने बहुत सिंपल सा एक लॉ दे दिया, इसी के बेस पे हमको सारे कैलकुलेट करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current element ideal at position किसके रिस्पेक्ट में? with respect to element ideal at position r is given by db एक वेक्टर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा था, यहाँ 1/4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की एनालॉजी होती है, उसको यूज करा जा सकता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r by r क्यूब, ये बायो-सेवर्ट लॉ है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख लेते हैं लोग। एन कैप, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। देख लीजिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स नहीं है, मतलब सेंट्रल बिहेवियर नहीं होता, इसका अलग बिहेवियर होता है। हाँ ये लेकिन फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r²। एन कैप की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, कैसे निकलेगी डायरेक्शन? सारा गेम ही डायरेक्शन का, पूरा का पूरा गेम डायरेक्शन का है। हमको डायरेक्शन पता नहीं आनी चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी के लिए हम स्ट्रेट करंट डायरेक्शन मान लेते हैं और डायरेक्शन को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
डीबी गैप की डायरेक्शन along dl क्रॉस r, जो बी की डायरेक्शन आने वाली है वो डीएल क्रॉस आर, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड थंब रूल। और कोई रूल नहीं लगाएंगे, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल और फलाना रूल, हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन खूब अच्छे से सिखाया गया है, खूब हमने मेहनत की इसके ऊपर, टॉर्क टूर देखा हुआ है, खूब निकाला है लास्ट ईयर। अभी फिर से करना है, तो इस वाले चैप्टर में समझ लो कि ए क्रॉस बी का गेम चलना है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, घर वाले समझते हैं लड़का पागल हो गया, वो हाथ हाथ घुमाता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका हाथ अपने आप चलना चाहिए। आप जब तक इस प्रॉब्लम को इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक आप मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम को इमेजिन नहीं करेंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रखेंगे, अच्छी प्रॉब्लम में खास करके। बढ़िया प्रॉब्लम 3D में बनेगी, सोचनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्या करना पड़ेगा? 4 फिंगर्स along eye and palm towards point where magnetic field to be calculated. Then direction of thumb represent dB direction. करंट की तरफ उंगलियां, राइट हैंड यूज करना है, कोई और रूल नहीं यूज करना है, ए क्रॉस बी करना है, वो ए क्रॉस बी करना आता है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर देना शुरू कीजिएगा। करंट कहाँ जा रही है, करंट की डायरेक्शन दे दूंगा और पॉइंट दे दूंगा किधर लोकेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब चूंकि अब क्लास में तो हूँ नहीं, सिखा नहीं पाऊंगा, आप जानते हैं क्लास में होता तो अब तक खूब सारे क्वेश्चन हाथ से दिखा के समझाया था, यहाँ पर तो दिखाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया तो है। अब कहता क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है कुछ इस तरीके से। जैसे अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहले कुछ फिजिकल ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए करंट ये है और ये पॉइंट, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करेगी करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। तो थंब की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करने वाली किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अपने कमरे में एज्यूम कीजिए एक वर्टिकल वायर ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, आप जहां बैठे हुए वहां पर आप सब लोग एज्यूम कीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अपनी हथेली को लेके जाइए, क्या देखने को मिलेगा? ये सर्कुलर लूप्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। अब जरा इमेजिन कीजिएगा डायरेक्शन कैसी निकलेगी। आप अपने कमरे में चारों तरफ अपनी हथेली को घुमा दीजिए, आपको थंब की डायरेक्शन एक सर्कल बनाती हुई दिखाई देगी। ये करंट की उंगलियां इधर, अब मैं कैसे इसमें दिखाऊं, मान लीजिए ये करंट है और हथेली ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर मैंने इसको घुमाना शुरू किया तो ये डायरेक्शन धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, और कुछ इस तरह बाहर निकलती हैं, ठीक है। कमरे में ले सकते हैं, कहीं और ले सकते हैं, किसी और जगह, जैसे मान लो करंट ये रखी है, दिस इज करंट, आई करंट, करंट को भी दिखा सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर करके, ये करंट आई है, तीन पॉइंट्स लिए, P1
लेट ये P2 ले लेते हैं, ये P3 ले लेते हैं, P1 यहाँ ले लेते हैं। P1 पे डायरेक्शन बताइए, इस प्लेन में, प्लेन ऑफ द पेपर में, बताइए किधर हो। करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, डाउन नहीं, डाउन हाँ इसमें डाउन, ठीक है, इस तरफ, इस वाले पे इस तरफ, इस वाले पे इस तरफ, इस वाले पे इस तरफ। लॉजिकली बनाऊं तो मैं फिगर बना सकता हूँ। एक सर्कुलर लूप होती है, सर्कुलर ना बोलो मतलब क्लोज लूप बोलो तो अच्छा है, सर्कुलर बोलना ठीक नहीं थोड़ा सा। अभी तो सर्कुलर है, ये बी की डायरेक्शन में। ऐसी करंट है तो ये अपने चारों तरफ लूप बनाएगी। बहुत अच्छा गेम है, एक बड़ी अच्छी तरह समझिएगा मेरी बात, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज्यादा आसान आपको लगने लगेगा। स्ट्रेट कोई भी चीज है ना, उसका इफेक्ट सर्कुलर आने वाला है। सर्कुलर मतलब रोटेशनल, और कोई भी चीज रोटेशनल है ना, उसका इफेक्ट स्ट्रेट आने वाला है। मतलब अगर स्ट्रेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, केवल इसकी बात नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले, पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स बनेंगे वहां पर ही बार बार होता रहेगा। क्या होता रहेगा, कोई भी स्ट्रेट इफेक्ट है, उस स्ट्रेट इफेक्ट का जो इफेक्ट आने वाला है फाइनली, स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड है, या कुछ ऐसा कुछ कहानी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कुछ भी, वॉट एवर भी द कंडीशंस आर, अगर वो स्ट्रेट है तो वो अपना इफेक्ट पैदा करेगा स्क्रू वाला, सर्कुलर इफेक्ट। और अगर वो सर्कुलर है तो वो अपना इफेक्ट पैदा करेगा स्क्रू वाला, स्ट्रेट इफेक्ट। यानी दोनों रिलेटेड है स्क्रू से। स्क्रू को देखा है आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा हो, सभी लोगों को स्क्रू का आइडिया है। जैसे स्क्रू, स्क्रू को घुमाया जाए तो वो चलता है, चलना है स्ट्रेट, मतलब जिधर स्क्रू घूमते घूमते टाइट हो रहा है, जिस तरफ चल रहा है, दैट इज द डायरेक्शन, इज दैट इज नोन एज स्ट्रेट इफेक्ट। और घूमना सेंस है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो बोल सकते हैं आप लोग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। तो स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर और सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, एंड इट इज रिलेटेड बाय द मोशन ऑफ द स्क्रू ओनली। कोई भी स्क्रू ले लीजिए, अब जैसे ये देखिए, ये करंट दे रखी है, यानी आपको स्ट्रेट इफेक्ट दिया, यानी मेरा स्क्रू टाइट होके आगे जाना चाहिए, तो मुझे स्क्रू कैसे घुमाना चाहिए, लॉजिकली सोच के देखिए। अगर मेरा स्क्रू टाइट होके आगे की तरफ मूवमेंट दे, स्ट्रेट इफेक्ट दे, तो स्क्रू घूमना कैसे चाहिए, बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरा स्क्रू अंदर की तरफ, स्क्रू की डायरेक्शन अंदर, मुझे स्क्रू अंदर टाइट करा, मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा। तो स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर, सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, यही ध्यान रखना है। कैन बी रिलेटेड बाय मोशन ऑफ screw, screw rotate and translate. Straight will produce rotational effect, and circular will produce straight effect. हमें स्ट्रेट और सर्कुलर ही देखना है, हमें और बाकी रैंडम स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा देखने नहीं, करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन देखना नहीं। तो कहीं पे भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किधर भी वायर दे रखी हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग सोच समझ के कमरे में एज्यूम कर लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, सब लोग जहां बैठे हुए वहीं पर अपना सोचना शुरू करो, अपना हाथ लगाना है, आप अपने हाथ को यूज कीजिए। ये स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर तो एक आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन मुद्दा वही है, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ।
आपको डायरेक्शन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं इतना जोर इसीलिए दे रहा हूं कि मुझे मालूम है कि सारी समस्याएं यही आने वाली है। डायरेक्शन में ही गड़बड़ी करेंगे, आंसर में निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले बड़े इजी है। यहाँ कोई कहानी ऐसी बहुत टफ नहीं है, एक फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन चिपके रहेंगे दाएं बाएं। अगर कुल मिला के टिप्स पे अगर फॉर्मूले हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो आ जाएगी। हाँ, उसमें गड़बड़ी करेंगे तो बात अलग है, उसमें मैकेनिक्स जोड़ देगा, कुछ और जोड़ देगा, कुछ और जोड़ देगा। बट प्योर मैग्नेटिज्म मतलब इजी वन, बिकॉज इट इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड गेम। तो इस वाई हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। भाई बच्चों, तुम लोग तो बहुत मजाक बना रखा है देवांशु, तुम लोग तो बड़े अच्छे अच्छे समय पे ज्वाइन करते हो, कहाँ गायब थे अभी तक? भाई बहुत गड़बड़ है। एक अब देखो नया बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट है और अभी गायब है, बाद में कहोगे मुझे नहीं आता, मुझे दिक्कत हो रही है। अब डेजी को देख लो, उसको फिजिक्स नहीं आ रही थी, अब नया चैप्टर स्टार्ट है, फिर गायब हो गए। और फिर कहेगी मेरे को पहले कैपेसिटर नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आ रहा था, करंट भी नहीं आएगा, अब मैग्नेटिज्म भी नहीं आएगा। अब इसका कुछ लेना देना नहीं है पीछे से, कुछ भी लेना देना नहीं। ये यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है पीछे वालों से, कुछ भी लेना देना नहीं है बिल्कुल। कोई नया बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको आ जाएगी, इसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मैग्नेटिज्म। बहुत गड़बड़ है भाई ये। चलिए ध्यान देते हैं, हमें क्या गायब रहोगे, बेचारे घर वाले सोचते हैं बेचारा मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और ये नालायक है, सब मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं। 7:30 बजे इतनी गर्मी हो रही है इस वक्त, सुबह सुबह 7:30 बजे इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, सुकून से नींद ले रहे हैं। पता नहीं क्या कहा रही, गर्मी के समय में जल्दी नहीं उठ पा रहे। गर्मी के समय अपने आप 6 बजे नींद खुल जानी चाहिए, मैं तो 6 बजे क्लास ले लूँ, मुझे कोई इशू थोड़ी है। हालांकि मेरी नींद नहीं खुलती है, लेकिन मैं आजकल गर्मी के दिनों में उड़ जाता हूँ, ठंड के दिनों में मेरी नींद नहीं खुलती, मुझे दिक्कत होती है। ठंड के दिनों में वास्तव में प्रॉब्लम है, गर्मी के दिनों में क्या प्रॉब्लम? बच्चे 4-4 बजे उठ के खेलते रहते हैं ग्राउंड में, 5 बजे हल्की सी रोशनी में गेंद ग्राउंड में पहुंच गए खेलने। क्यों? दोपहर में कोई खेलने नहीं देता, तो सब सुबह सुबह खेल खाल के भाग जाते हैं यहाँ से। अब मैंने बोला करंट जा रही है नॉर्थ टू साउथ और पॉइंट है उसके अपवर्ड, कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड? करंट जा रही है नॉर्थ टू साउथ, नहीं मेरी तरफ। हाँ, सब लोग बताइए, अपवर्ड पॉइंट है। कई लोग कई तरीके अपनाते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसी को ध्यान रखें, वही सबसे अच्छा तरीका है। लेफ्ट लूफ्ट नहीं बोलना, डायरेक्शन बोलनी सिद्धार्थ। लेफ्ट राइट नहीं होगा, डायरेक्शन इसकी प्योर डायरेक्शन मिलेगी। 6 डायरेक्शन बताया मैंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये 4 डायरेक्शन, मतलब 6 डायरेक्शन है। इनकी हिसाब से आता ना, मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये आंसर इन्हीं 6 के टर्म में है और रैंडम नहीं पूछ रहा हूँ। नॉर्थ टू साउथ जा रही है, पॉइंट अपवर्ड है, तो इसका मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए किस तरफ? वेस्ट की तरफ, ईस्ट नहीं प्रांजल। देखो यही तो बात है, राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड कभी नहीं यूज करना। पहली बात तो लेफ्ट हैंड रूल जैसा कोई चीज है ही नहीं हमारे दिमाग में आज से, हम नहीं याद रखेंगे, हमको नहीं जरूरत याद रखने। जिसको याद रखना है वो याद रखें, हम केवल राइट हैंड थंब रूल याद रखेंगे या स्क्रू रूल याद रखेंगे, और कोई नियम हमारे पास ए क्रॉस बी के लिए अब नहीं है। हम इसी से करेंगे, स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर, सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, डायरेक्शन निकालने का केवल एक गेम है कि करंट की तरफ, मतलब जो भी ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ उंगलियां, बी की तरफ हथेली। तब यहाँ है आइडियल क्रॉस आर। आइडियल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ? करंट की तरफ उंगलियां, और आर का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो आर की तरफ हथेली होनी चाहिए। तो आइडियल क्रॉस आर का मतलब हो गया करंट की तरफ उंगलियां, मतलब मेरे पीछे मैं अपनी तरफ वेस्ट मान रहा हूँ, साउथ मान रहा हूँ, तो करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट बनी ऊपर छत की तरफ, तो मुझे डायरेक्शन मिली वेस्ट की तरफ। चलो अगला बताना, करंट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और पॉइंट है ईस्ट में। करंट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट है ईस्ट में। बहुत इजी है, कमरे में ही करना पड़ेगा अपने कमरे में, जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे तब तक कभी जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हाथ चलाइए अपना धीरे धीरे। बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चैप्टर है ये। कहेंगे सर फिजिक्स तो एंटरटेनिंग होती नहीं, लेकिन ये एंटरटेनिंग है, इसमें बहुत कुछ एंटरटेनमेंट है, बहुत मजा आता है। डायरेक्शन डूरेक्शन निकाल के इधर उधर। अभी भी कुछ लोगों को गड़बड़ आ रहा है। पॉइंट है ईस्ट में, करंट सर्कुलर अगर करंट है, मान लीजिए करंट ऐसे आ रही है, आई कुछ इधर डायरेक्शन में दिखा रहा है, हम
ऐसे केवल मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखाते, हम करंट को भी दिखाते हैं ऐसे। देखिए दिखाया ना मैंने, करंट आई तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। हाँ ऐसे छल्लो जैसा गेम होता है कुछ, ये सर्कुलर होती है बेसिकली, लाइंस हमेशा सर्कुलर होती है। स्लाइड दे सकते, वो आगे जाके घूम के वापस आते हैं, पोल्स बनेंगे, नॉर्थ साउथ मैग्नेट बनेंगे, हम उनको देखेंगे कैसे बनते हैं, उनको आइडिया लगेगा इस चीज का, तब हम देख के चलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर और सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, बीच में सेंटर पे बात करता है तो सेंटर पे लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट, यूं कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड अगर दे रखी है, एक करंट दे रखी है, तो स्क्रू रूल के हिसाब से घुमाया तो सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट आना चाहिए, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और बाहर 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 ऐसी है। अगर ऐसी करंट है ऊपर, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी और बाहर उल्टी तरफ आएगी, इधर से बाहर आएंगे, पीछे से घुसेंगे एग्जिट, और बाहर से प्लेन में एंट्री मारेंगे। ठीक है, डन। ऐसी वायर दे रखी है, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, डायरेक्शन में कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर इधर करंट है तो ये तो इधर ही आने वाली। ठीक है, करंट आई दे रखी तो कई सारी करंट आपको देगी और डायरेक्शन बताई जाएगी किधर होने वाली, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, सारा मुद्दा ये है। अब सबसे पहली चीज उठ करके आती है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बायो-सावर्ट लॉ ने दे दिया आपको लॉ बता दिया गया कि भाई भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बेसिक गेम क्या है, आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसके हिसाब से प्रूव करते हैं। तो ही हमारे इफेक्ट में है कौन कौन से, स्ट्रेट और सर्कुलर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आएगा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेट करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट। बायो-सावर्ट लॉ का लॉ है, अपना लॉ है, उसको बेसिक लॉ समझ लिया कि ऐसे आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये बोल दिया मैथमेटिकली, या आइडियल साइन थीटा, थीटा आपको पता है ना दोनों के बीच का एंगल, अपॉन दूरी आर स्क्वायर, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अभी इधर किधर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ आने वाली। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ टेस्ला, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, गॉस होती है, यूनिट वगैरह पढ़ने का काम आपके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस भी होती है। तो कई है यूनिट, अपने यूनिट आपको पढ़ना गेम है, सारे यूनिट्स पढ़ डालिएगा, ठीक है, जरूरी है। कोई कई बार डायरेक्शन में गॉस में इसमें प्रेसीजियस यूनिट गॉस है, टेस्ला ऐसा ही यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला यूनिट है। ठीक है, कई नामों से बोलता है कि इतनी इतनी है, इतनी इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड यूज कर लेता है,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देता है, मैग्नेटिक फील्ड बोल देता है, कई सारे नाम यूज करता है। तो आपको सारे के सारे नाम पता होने चाहिए कि भाई कैसे यूज कर रहा है। तो इसको थ्योरी वाला गेम है, अपना पढ़ के पूरा तैयार कर लीजिएगा। यूनिट यूनिट ध्यान रखिएगा, पी की वैल्यू, म्यू नॉट की डायमेंशन आप इजिली निकाल सकते हैं। डायमेंशन आर सी एल बी आई ई ये सब डायमेंशन पूछेगा, अब आएंगे। तो इसलिए डायमेंशन का गेम कभी मिस नहीं होना चाहिए। तो म्यू नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए, टीवी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, पी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग डायमेंशन डायमेंशन में तो फंसेंगे नहीं। आर एल सी फॉर्मूले आते हैं, तो फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ बार बार आ रहा है जा रहा है, क्या बात हो रही है सिद्धार्थ? सिग्नल नहीं आ रहा घर पे? तो सिग्नल बार बार आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट बढ़िया सा फिगर बनाइए, प्रूफ करना है। एक पॉइंट है, चलो यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वायर के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने लिया, चलिए मैं इधर डी ले लेता हूँ, आर लेने से फायदा नहीं है, डी ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर करंट चल रही है मान लीजिए कहीं आई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहां से करंट शुरू हो जहां पर करंट जाए। परपेंडिकुलर ने इनिशियल के साथ एंगल मेंटेन किया है अल्फा, और परपेंडिकुलर ने फाइनल के साथ एंगल मेंटेन किया है बीटा। ये प्रूफ बोर्ड में आता है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने तो अच्छा मजाक बना रखा है, कह रहा है दो दो बोर्ड एग्जाम लेंगे, एक ले नहीं पा रहा है, दो एग्जाम लेंगे बेचारे बच्चों, मतलब पिछले साल की बढ़ा थे नए बच्चों पे निकालेंगे। बहुत गड़बड़ है, मतलब बेवकूफी भरा डिसीजन, मूर्खता पूर्ण डिसीजन। कह रहे हैं दो दो बार असेसमेंट लेंगे, ये करेंगे, मतलब इस वक्त तो उनको रिलैक्स, मतलब पिछली बार 2 साल से तुमने कबाड़ा कर रखा है, तो अब तुम नए बच्चों को बेचारों को परेशान करोगे 21-22 वाला। अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, देखना कुछ दिनों में सब अभी नौटंकी हो जाएगी, सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। अरे ये बहुत ही बेवकूफी भरा डिसीजन है। तुम कैंसर सोच के बैठे थे, वाह वाह, क्यों कितना ऑप्टिमिस्टिक है उत्कर्ष। कह रहा है हमने कैंसर सोच रखा था। अरे बेटा, कैंसर होने में अभी अगला मई आना है, तुम अगले मई तक कोरोना चाहते हो? कैंसल होने के लिए अगले मई जून तक कोरोना चलना पड़ेगा। गजब है यार उत्कर्ष, हद हो गई है, हद हो गई है, मतलब इससे ज्यादा तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है कि एक आदमी इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि कैंसिल हो जाएगा अगले जून तक में। वाह भाई वाह। तो तुम्हारे लिए गूगली है ये, तुम लोगों के लिए गूगली फेंकी गई है ये। ऐसे होगा नहीं, ऐसा आप डोंट यू वरी। काफी विचारणीय प्रश्न है ये, इसको इतने इजीली ये लोग सोच तो रहे हैं। और अगर होगा भी तो बोर्ड नहीं होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, हम लोगों के लेवल का एग्जाम होगा। अभी जबरदस्ती इंटर, हाँ अच्छा है, जेई में अगर एक अटेम्प्ट है तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जेई की जो बार बार अटेम्प्ट दिए जाते हैं ना, उससे फर्क पड़ता नहीं, जिसकी रैंक आनी होती है वो पहले वाले में आ लेती है। इस बार जेई में भी एक डे का ही टाइम है बस, 1 डे का टाइम है बस, मतलब हाँ वही बात है। जो हो वट एवर, अब उसको क्या देखा जाए, तो जो होगा तो होगा, सबके लिए बराबर होगा, हमें क्या लेना देना। चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं, आज का काम प्रूफ है, प्रूफ कर लेते हैं जिससे कल से न्यूमेरिकल वगैरह पे डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये करंट स्ट्रेट दे रखी है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। याद कीजिए मैंने वहां एलिमेंट निकलवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही बिल्कुल प्रूफ है यहाँ पर, प्रूफ में कोई कहानी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जाऊंगा और डी वाई डिस्टेंस को कट करूंगा।
इस डिवाइड डिस्टेंस की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सपोज कर लेता हूं ये एंगल कितने पे है, थीटा एंगल, ठीक है। ये आर ले लेते हैं, चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं, पहले पूरे पॉइंट लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन वायर, अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इनिशियल, बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फाइनल। ठीक है, तो जनरल एलिमेंट मान लिया, y बराबर आर टेन थीटा हो गया। फिगर से हम dy एलिमेंट को d थीटा एलिमेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो y बराबर आर टेन थीटा, तो dy बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। किसी को डाउट तो होगा नहीं, ये y है, ये r है, तो y बाई आर इक्वल टू टेन थीटा, तो y बराबर है टेन थीटा, तो dy बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, अच्छी बात है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे करंट एलिमेंट और आर पोजीशन के बीच में ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। देख लीजिए थीटा है तो 90 प्लस थीटा, सॉरी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 प्लस थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट at P is equal to mu naught upon 4 pi I length dy, साइन एंगल है 90 प्लस थीटा, mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। का होल स्क्वायर, ठीक है। किस तरफ डायरेक्शन, सबकी वजह से डायरेक्शन एक ही तरफ आने वाली, इनवर्ड 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 इनवर्ड, कुल मिला के इनवर्ड ही आने वाली सबकी वजह से। बी की डायरेक्शन इनवर्ड आने वाली सबकी वजह से। चाहे देखिए डायरेक्शन तो गेम है, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन यहाँ भी कहीं होगा ना, यहाँ भी कहीं वायर होगी तो भी डायरेक्शन वही होगी इनवर्ड। ये अगर करंट है तो डायरेक्शन तो पूरी लंबी डायरेक्शन मानी जाएगी ना, कंप्लीट डायरेक्शन, तो पॉइंट कहीं पे भी उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो एक ही मानी जाएगी। तो ये है करंट की डायरेक्शन, तो करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, थंब की डायरेक्शन आपको दे देगी डायरेक्शन। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा। वो उत्कर्ष बोल रहा था एक दिन छोड़ के वो कुछ ऐसा था, एक दिन का टाइम है जाएगा बस। मुझे लगा कोई कह रहा है कि वो पेपर एक ही होंगे, अभी ऐसे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं है, लेकिन वो लेंगे मल्टीपल कई पेपर पर लेंगे, कुछ क्या कुछ पता नहीं, अभी सब अफवाहें हैं, जब फाइनल सर्कुलर वगैरह मिलेगा तब देखा जाएगा। मुझे लगता नहीं सेमेस्टर मेस्टर होगा, कुछ नहीं होना, तुम अपना पढ़ाई करते रहो, जब होगा देख लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ जेई का तो चलो ठीक है, जो भी वॉट एवर द कंडीशन, अभी अपनी चिंता मत करो, जब पेपर पेपर होने होंगे तब हो जाएंगे, अभी अपनी तैयारी करो तुम लोग इन चक्करों में मत पड़ो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों को क्या टेंशन लेंगे। नंबर नंबर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उन लोगों की है जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, जिनके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं। जिनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, उनको तो नंबर अगर हम ही को देना पड़ेगा तो भी हम अच्छे ही देंगे, हम थोड़ी खराब कर देंगे बच्चों के नंबर। लेकिन आज जो नहीं पढ़ रहा है तो भाई एवरेजिंग करने के लिए तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके नंबर तो कम होते ही, और ईमानदारी तो रखनी पड़ती, पुराने टेस्ट टेस्ट के नंबर तो अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं इन सब नंबरों को इंपॉर्टेंटली बिल्कुल अच्छे से अपडेट रखिए, नंबर सही होने चाहिए आपके, इन नंबरों के बेस पे आपको फाइनल क्या पता असेसमेंट मिले, जैसे इस साल हुआ है। इस साल 12th के बच्चों को सोचा था मजाक कर रहे थे, सब लोग मजे ले रहे थे, सबने मजे लिए,
और जो उनके प्री बोर्ड बोर्ड के नंबर वैसे नंबर थे, जितने भी नंबर है सबको लेकर एवरेजिंग की गई। पूरा 2-3 दिन लगाया हम लोगों ने एवरेजिंग करके। हम लोगों के हाथ में कुछ था ही नहीं। जो नंबर थे वो अपडेटेड थे, वो पूरे के पूरे सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो उसी नंबरों को देखना था हम लोग, उसी नंबरों के बेस पे नंबर देना था। हम चाहते हुए भी नहीं अच्छे कर पाए बच्चों को, ये प्रॉब्लम रही। तो आप लोग इस चीज को एश्योर रखिए कि आपको पूरा एकेडमिक सही रखना है इस साल। आपका यही एकेडमिक्स, आपको फाइनली अगर मान लो पेपर नहीं भी होता तो ये एकेडमिक्स ही आपको बचाएगा। जेई वेई की कोई चिंता नहीं, जेई चाहे 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, 10 पेपर हो, 15 पेपर हो, पेपर काउंट होगा एक ही, और वो पहला पेपर ही होता है, ध्यान रखिएगा। इक्का दुक्का केसेस देखे हैं मैंने जिनकी सेकंड पेपर में या थर्ड पेपर में या फोर्थ पेपर में अच्छी रैंक आ जाती है, नहीं तो मोस्टली सभी बच्चे अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही गेम खेलते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही सबसे फ्रेश अटेम्प्ट होता है ना, उसी में सबसे ज्यादा आसानी होती है, वही सबसे ज्यादा पेपर तो आसानी आने वाला है जेई मेंस का। मेंस का तो पेपर ऐसा इजी होता है कि उसमें तो कुछ खास ऐसा मुश्किल होता नहीं। मेन दिक्कत तो एडवांस में है, असली लोचा तो एडवांस भाई का है। और जहां देखिए आप लोग बोल्ड जाते हैं, कल नंबर देख रहा था मैं तो बोल्ड बोल्ड क्लीन बोल्ड। मौलिक भाई तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो रही फिजिक्स में, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया नंबर ले आए, फिजिक्स और मैथ में तो मतलब केमिस्ट्री चलो अच्छा है, अच्छी है, नंबर लाना चाहिए, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आने भी चाहिए, आइडियली यही है। बट नंबर मजेदार है नहीं, मजा नहीं आ रहा। अंजलि अंजलि फिसल के बिल्कुल लद्दड़ हो गई, पीछे निकल गई है, पता नहीं कहाँ 10-15 नंबर लाइन पीछे, हद हो गई। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, देह वे फिर दार दार प्रत्युष त्योष, ये सब लोकेश वोकेश नाम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, मतलब बस दूर दार दराज चले जा रहे हैं। तनु सेकंड नंबर पे आ रही है, अच्छी बात है। अगर मेहनत से आई है तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर मेहनत से नहीं आया तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, वॉट एवर विद द कंडीशन सर, आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगी आप लोगों के साथ। डीबी की वैल्यू इतनी आ गई, अभी सारी वैल्यू उठाओ चिपका दो। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई sin 90 plus theta cos theta I dy cos theta by r square plus y square. Put these values, mu naught upon 4 pi I dy की वैल्यू है r sec square theta d theta into cos theta upon r square plus r square tan square theta. 1 plus tan square theta becomes sec square theta, कट जाएगा, r square से r square कट जाएगा, ये बन जाएगा mu naught upon 4 pi I by r cos theta d theta, ये d भी आ गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ db, that is mu naught upon 4 pi I by perpendicular distance r cos theta d theta from माइनस अल्फा से प्लस बीटा। कल इसके ऊपर मतलब आज ही सेकंड क्लास में इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। cos थीटा d थीटा, तो p इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r cos थीटा का साइन थीटा होता है साइन थीटा माइनस अल्फा से प्लस बीटा। माइनस अल्फा क्यों लगाया? इफ दिस इज द पॉजिटिव एंगल देन दिस मस्ट बी नेगेटिव एंगल। अगर ये एंगल पॉजिटिव लिया तो ये एंगल हमेशा नेगेटिव काउंट किया जाएगा। एंगल भी तो वेक्टर है ना, एंगल में भी तो डायरेक्शन होती है, तो प्लस थीटा माइनस थीटा, तो p की वैल्यू फॉर्मूला बन गया। ये बहुत काम का फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला आपको याद हो रहा होगा, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा था ये, कहाँ देखा था ये ऐसा कुछ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कहीं देखा था? वहां टफ था, यहाँ इजी, वहां दो कंपोनेंट थे, यहाँ एक ही कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था ना, स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वहां पर ज्यादा टफ था, वो ज्यादा मुश्किल था, ज्यादा टफ था। क्यों मुश्किल था वहां पर दो कंपोनेंट बन रहे थे, यहाँ तो एक ही कंपोनेंट है, यहाँ एक ही कंपोनेंट, ये तो इजीएस्ट है। और हमेशा बेटा इतनी प्रॉब्लम आई है ना इस वाले फॉर्मूले पे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पूछने, खूब सारी, खूब प्रॉब्लम हर जगह, पर रिपीट हो करके आई, मतलब खत्म हो गई उसके बावजूद रिपीट होने लगी। क्यों? जगह बची नहीं, इतनी पूछ डालनी, स्ट्रेट वायर फलाना ट्रायंगल स्क्वायर ये वो, इस पे गेम खेलेंगे। याद है ना क्या क्या बता सकता हूँ मैं, 3D VT 2D 1D स्क्वायर ट्रायंगल स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर, खूब सारे केसेस बने।
हम सब प्रॉब्लम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आज इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, एक दिन पूरा बिताएंगे, आज का भी कल का भी पूरा दिन जो बीतेगा इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक फॉर्मूला है। डायरेक्शन का गेम कैसे खेलना है, वैल्यू अलग गेम खेलना है। डायरेक्शन का गेम कैसे खेलना है, डायरेक्शन का गेम राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, राइट हैंड को यूज कीजिए, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। नहीं समझ में आए तो एक क्रॉस भी कीजिए, नहीं तो स्ट्रेट का इफेक्ट सर्कुलर, सर्कुलर का इफेक्ट स्ट्रेट। ये तीन बातें याद रखिए डायरेक्शन के लिए, ये तीनों बातें रहती हैं। और डायरेक्शन कभी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन गड़बड़ अभी हो जाएगी अब हम पर, पता है क्या, अच्छों से जाती है, तुमसे कैसे नहीं होगी। मतलब जो बिल्कुल प्रैक्टिस में होते हैं उनसे गड़बड़ी जाती है, हमसे गड़बड़ी जाती है कभी कभी। जब 3D की बात आती है तो 1D 2D में तो काम होता है आसान, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब 3D चालू होती है। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी में लोग, सिद्धार्थ आज बहुत अप डाउन कर रहा है। चलिए बाकी अब डिस्कशन करेंगे कल। अभी आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास होगी, मतलब कल क्या, अभी तो मेरी क्लास है ना 9:50 पे, 9:50 पे डिस्कशन करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने हैं। हमको क्या बताता है, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा डीएल लेंथ का। अभी सारे बच्चे आए नहीं है ना, कहाँ गए हैं सब। एक छोटा सा टुकड़ा काटा, y दूरी पे गए, dy लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा काटा, y by r is equal to tan theta। वीडियो इज ब्लर, नो माय सिग्नल इज ओके बेटा, तुम्हारा सिग्नल में दिक्कत है, माय सिग्नल इज ओके, प्रॉब्लम इज विद योर सिग्नल। मेरा सिग्नल ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो क्लियर है मेरा बेटा, सिग्नल घर में तुम्हारे सिग्नल में इशू होगा तो होती है प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट, एक y डिस्टेंस पे dy टुकड़ा काट लिया, इस dy टुकड़े से अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दूरी पे पॉइंट P गिवन है, जो कि एंगल करंट के साथ मेंटेन करता है 90 प्लस थीटा। थीटा एंगल नहीं है, थीटा दिस इज एंगल, तो दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली कहानी है। तो 90 प्लस थीटा एंगल हो गया। हमको पता है बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यानी आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा एन कैप के साथ। तो आई लेंथ हो गई dy, एंगल हो गया इतना और दूरी हो गई इतनी, ओपन कर लिया, फंक्शन बन गया थीटा के टर्म में। तो हमने dy और y की वैल्यू को उठा के चिपका दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है y बराबर r tan थीटा, तो dy बराबर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इसको थीटा के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, cos थीटा d थीटा इंटीग्रेट किया माइनस अल्फा से प्लस बीटा, यानी cos साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस अल्फा से प्लस बीटा, मतलब साइन थीटा को लिमिट पुट कर देंगे, साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा बिकम्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो आंसर इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें कई केसेस बन जाएंगे, कौन से केस बनेंगे देखते हैं। सबसे पहला केस है इनफाइनाइट वायर। सपोज आपके पास इनफाइनाइट वायर केसेस, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पॉइंट दे रखा है P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दे रखी है, एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों पता ही है आप लोगों को, दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, बता चुका हूं मैं, टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
अल्फा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री। हो गया काम खत्म। अब क्या पूछे? P इज इक्वल टू डायरेक्शन, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन तो हमेशा इधर मिलने वाली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन 90 प्लस साइन 90। जब भी कभी सिंपल वायर दे रखी हो तो उनको इनफाइनाइट वायर मान के सॉल्व किया जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी दी होगी तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर का गेम खेलना पड़ेगा हमें हमेशा के लिए, इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर ले लीजिए। क्या मजाक बना रखा है ये लोग, अभी तक ज्वाइन नहीं किए 26 बच्चे 25 बच्चे। इनफाइनाइट वायर नहीं है, अब सेमी इनफाइनाइट। एक तरफ एंगल अल्फा, एक तरफ एंगल 90। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस साइन अल्फा। आउटर पॉइंट ले लिया जाए तो आउटर पॉइंट के लिए क्या है? आउटर पॉइंट कैसा होगा? अगर वायर यूं दे रखी है और पॉइंट सामने ना होकर के कहीं दूर हो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? याद हो तो बताइए, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर, दो एंगल्स बने अल्फा एंड बीटा। डायरेक्शन का गेम वही रहेगा, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है जिधर हो रही है। क्या फॉर्मूला बनेगा? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। परपेंडिकुलर के साथ एंगल ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, बताइए चलिए। अल्फा 10 टू माइनस अल्फा, बिल्कुल वही क्वेश्चन बनेगा। माइनस में मॉड ले लेंगे, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। मैं कुल मिलाकर ये कहता हूं कि मॉड ले लीजिए और डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेक कीजिए। मौलिक और प्रत्युष ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, मीटिंग में नहीं नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग तो ऑन है और वेटिंग रूम भी ऑफ है। बोलो कि ज्वाइन करें, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग लॉग भी नहीं है और वेटिंग रूम भी नहीं है, दे कैन ज्वाइन। मेरी मीटिंग आईडी तो वही है ना, मीटिंग आईडी तो नहीं चेंज की थी मैंने। बोलो उनको एक बार कितना ज्वाइन करने के लिए, हो सकता है ज्वाइन, कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है, ये केसेस हैं बिल्कुल, इंफिनिटी, सेमी इंफिनिट और आउटर पॉइंट अगर दिया जाए। अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे, 3D में बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस करना, शुरुआत से बिल्कुल एक एक प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्या मौसम मैसेज आ रहा है इन लोगों का, क्या इश्यू है भाई? देखो क्या प्रॉब्लम है, देखने दो मुझे। द क्लास इज नॉट ओपनिंग थ्रू दिस लिंक, फाइन। एक मिनट, मुझे मीटिंग आईडी मुझे दोबारा रिज्वाइन करने के, एक मिनट देखने दो मुझे क्या इश्यू है। मैं दोबारा भेजता हूँ इसको, इनको लिंक को एक बार। जून, ओहो मर्सनिंग मीटिंग आईडी, पासवर्ड चेंज हो गया। पार्टिसिपेंट आईडी पासवर्ड तो यही है मेरा। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ। स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे हो सकता है? उस क्लास से मीटिंग आईडी मैंने क्या कर दिया? बाकी लोग तो ज्वाइन कर गए, ये लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे?
अब देखो चाहे ज्वाइन हो जाए, देखते हैं इशू पहले इन लोगों का क्या इशू है, क्या इशू हो गया। मौलिक आया नहीं, मौलिक तो नहीं है। फिर से मैं दोबारा बच्चा एक बार मैं दोबारा रिज्वाइन कराता हूँ, ठीक है ना, मीटिंग को फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा।